डियर स्टूडेंट्स, मानव भूगोल के अंतर्गत हम प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति के अंतर्गत जिस अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह है वस्त्र। मसाई जनजाति के लोग जो हैं वो विभिन्न शिकार से प्राप्त जो जानवर होते हैं उनकी जो खाल है या उनका जो चमड़ा है उससे बने हुए उनके वस्त्र होते हैं। यानी ये शिकार के माध्यम से जानवरों की खाल प्राप्त करते हैं और उस खाल का प्रयोग जो है अपने वस्त्र बनाने में करते हैं। चमड़े को ये मक्खन और चर्बी से चिकना और मुलायम करते हैं। उसके बाद इससे वस्त्र का निर्माण होता है। मसाई स्त्रियां बकरे की चमड़ी से ओढ़नी बनाती हैं और बाघ और जंगली जानवरों के चमड़े से जो योद्धा मसाई होते हैं वो अपने वस्त्र बनाते हैं। मसाई जाति के जो लोग हैं वो सर पर एक टोपी पहनते हैं जो कि नोकदार होती है। ये भी चमड़े की बनी हुई होती है। अपने प्रिय उत्सवों के अवसर पर स्त्रियां और जो योद्धा होते हैं वो विशेष प्रकार के आभूषणों को धारण करते हैं। मसाई जनजाति में जो लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं यानी थोड़े पैसे वाले होते हैं, जिनका जीवन स्तर अच्छा होता है, उन लोगों की जो लड़कियां होती हैं वो हाथ, पैर और गर्दन में लोहे के तार से बनाए गए गोलाकार आकृति के कड़े पहनती हैं। इन कड़ों को कहते हैं कुंडलाकार कड़े। ये लोग जो पैरों में चप्पल पहनते हैं वो चप्पलें बैल की जो मोटी खाल है उससे बनी हुई होती हैं। छोटे बच्चे केवल चमड़े से बना हुआ एक लपेट वस्त्र धारण करते हैं, जबकि जो वृद्ध लोग होते हैं वो उपरना पहनते हैं। जो उनका वस्त्र होता है वो होता है उपरना। तो इस तरीके से जो मसाई लोग हैं उनके जो वस्त्र होते हैं वो पूरी तरीके से जो पालतू जानवर ये पालते हैं या जंगली जानवर जिनका शिकार इनके द्वारा कभी कभी किया जाता है, उनके चमड़े से ये प्राप्त करके उस वस्त्र का प्रयोग करते हैं। वस्त्र के बाद में बात करते हैं मसाई लोगों के घर के बारे में। यानी इनके घर किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के घरों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। जैसा कि मसाई जनजाति जो है वो पशुपालन पर निर्भर है, तो पशुपालन पर निर्भर होने के कारण पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये अपने पालतू जानवरों के साथ स्थानांतरण करते हैं। इनका स्थानांतरण जो होता है वो मौसमी स्थानांतरण होता है। यानी मौसम के हिसाब से जहाँ भी इन्हें पशुओं के लिए घास और चारा उपलब्ध होता है ये उन्हीं स्थानों पर स्थानांतरण कर जाते हैं। तो मौसमी स्थानांतरण के कारण इनके द्वारा जो निवास स्थान बनाए जाते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। यानी जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ पर ये अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जहाँ भी चारागाह होते हैं वहाँ इनके द्वारा निर्माण किया जाता है झोंपड़ियों का। एक साथ 40 से 50 परिवार जो होते हैं मसाई लोगों के वो एकत्रित होकर रहते हैं और सभी मसाई जो हैं वो अपनी अलग अलग झोंपड़ियाँ बनाते हैं। एक मसाई परिवार जो है वो एक झोपड़ी में निवास करता है। इन झोपड़ियों को क्रॉल कहा जाता है। एक जो क्रॉल होता है उसके अंतर्गत 20 से लेकर जो 50 झोपड़ियों का समूह होता है उसको सम्मिलित करते हैं। मतलब 20 से 25 झोपड़ियाँ जो होती हैं, 20 से 25 परिवारों की झोपड़ियाँ एक साथ बनी हुई होती हैं और इन्हें कहते हैं क्रॉल। ये सभी परिवार के लोग जो हैं वो एक साथ स्थान परिवर्तित करते हैं और दूसरी जगह पर जाकर के जहाँ पर इन्हें चारागाह प्राप्त होता है वहाँ पर क्रॉल बना लेते हैं। यानी ये 20-25 परिवार एक साथ स्थानांतरण करते हैं, अकेले अकेले स्थानांतरण नहीं करते और दूसरी जगह पर जाकर के साथ में फिर से झोंपड़ियों का निर्माण कर लेते हैं। झोंपड़ियाँ बनाने का कार्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और जबकि जो पशु होते हैं उनको चराने का कार्य पुरुष करते हैं। क्रॉल के चारों ओर ये क्या करते हैं, एक बाड़ा बना लेते हैं। कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उनसे बाड़ बना लेते हैं और उस बाड़ का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे कि जानवरों से इन्हें सुरक्षा मिल सके। यानी किसी भी तरह का जानवर इन पर जो है वो प्रहार ना कर पाए। जो ये क्रॉल बनाते हैं उसमें पशुओं के प्रवेश और मसाई लोगों के प्रवेश के लिए द्वार बने हुए होते हैं। इनकी आकृति गोलाकार या वृत्ताकार होती है।
मध्य में लगभग 100 वर्ग गज व्यास का क्षेत्र खुला छोड़ दिया जाता है और उसके चारों ओर झोपड़ियों का निर्माण होता है। इस जो खुले भाग में रात के समय जो पशु हैं उनको बांध दिया जाता है और स्थान विशेष रहता है जहाँ पर घास की समाप्ति हो जाती है, तो फिर ये दूसरी जगह पर घास की तलाश में चले जाते हैं। जिन क्षेत्रों में अच्छी घास होती है और जल के स्रोत भी उपलब्ध होते हैं, यानी पानी की प्राप्ति होती है, वह स्थान इनके लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं और उन्हीं स्थानों पर जाकर के ये अपने क्रॉल का निर्माण करते हैं। ये अपनी झोपड़ियाँ जो होती हैं उनकी दीवार को बांस और लकड़ी और मोटी घास से बनाती हैं। इसके बाद में जो मोटी घास से निर्मित झोपड़ी होती हैं उनकी छत के ऊपर गोबर या मिट्टी का लेप कर देते हैं। झोपड़े के दरवाजे पर चमड़े से बना हुआ पर्दा लगा देते हैं और प्रकाश के लिए, जिससे कि रोशनी प्रॉपर्ली आती रहे, उसके लिए छोटे छोटे छिद्र रखे जाते हैं। झोपड़ियाँ जो होती हैं वो पूरी तरह अंधकार में होती हैं, उनमें अंधेरा रहता है। झोपड़ियों में बच्चे, वृद्ध और स्त्रियाँ, इनके सोने की अलग अलग जगह रखी जाती है। एक तरफ ये अपनी जो ज़रूरत की सामग्री है, जो दैनिक आवश्यकताओं में जो वस्तुएं इनके काम में आती हैं, उनको उसी झोपड़ी के अंदर रखते हैं। तो इस तरीके से जो मसाई जनजाति है उसके द्वारा झोपड़ियों का निर्माण होता है। उन झोपड़ियों को हम क्रॉल कहते हैं। ये झोपड़ियाँ होती हैं अस्थायी, जो समय के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इनके द्वारा निर्मित की जाती हैं। घर के बाद में हम बात करते हैं व्यवसाय के बारे में, यानी किस तरह का ये व्यवसाय करते हैं, कैसा इनका जीवन यापन है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी, इनका मुख्य व्यवसाय होता है पशु चारण। तो ये एक पशुपालक जनजाति है, यानी पशुओं को पालती है। इनका वास्तविक धन होता है पशु। जिनके पास जितने अधिक पालतू जानवर होते हैं वह मसाई उतना ही अधिक धनवान माना जाता है। यानी इनकी संपन्नता का आकलन पैसों से ना होकर पशुओं की उपलब्धता, पशुओं की संख्या से माना जाता है। प्रत्येक जो परिवार होता है उसके पास अपना एक पालतू पशुओं का समूह होता है, जिससे सुबह के समय, यानी जैसे ही सूर्योदय हो जाता है, तो घर के पुरुष और बच्चे जो होते हैं वो चराने के लिए ले जाते हैं और सूर्य के अस्त होने के समय वापस झोपड़ियों में लाकर बांध देते हैं। स्त्रियां सुबह और शाम को जानवरों का दूध निकालती हैं और दिन भर जो है वो अपनी झोपड़ियों का निर्माण कार्य, भोजन बनाना, वस्त्र बनाना आदि कार्य करती हैं। इनके प्रमुख जो पालतू पशु हैं इसमें आते हैं गाय, भैंस, बैल, भेड़ और बकरियां। इसके अलावा बोझा ढोने के लिए ये गधे भी पालते हैं और जानवरों से रक्षा करने के लिए कुत्ते भी पालते हैं। पशुओं से जो उन्हें दूध, मांस और चमड़े की प्राप्ति होती है उसका उपयोग ये अपनी दैनिक वस्तुओं के रूप में करते हैं। इनका पूरा जीवन जो है वो पशुचारण पर ही निर्भर करता है। ये दूध जो निकालते हैं पशुओं का, उसको लौकी की तुम्बी में रखते हैं, जिसे ये गौमूत्र से साफ करते हैं। इनकी ऐसी मान्यता है कि गौमूत्र से जो बर्तन साफ किए जाते हैं वो पवित्र होते हैं। इसके अलावा ये कच्चे दूध का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं। केवल बीमार होने पर ही लोगों के द्वारा दूध को उबालकर उसका सेवन किया जाता है। इसके अलावा ये लोग गाय को जो है पवित्र मानते हैं, गाय की हत्या नहीं करते, गौ हत्या को ये पाप मानते हैं। आजकल जो सोमालिया क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त जो मसाई लोग हैं, यानी उस क्षेत्र में जो निवास कर रहे हैं, वो अब ऊँटों को भी पालने लगे हैं। ऊँटों का पालन ये मुख्य रूप से सवारी और बोझा ढोने के लिए करते हैं। इसके अलावा जब इनके उत्सव होते हैं उनमें इनके द्वारा पशुओं को भी काटा जाता है। बाकी समय में ये लोग अपने पालतू पशुओं को मारते हैं तो सिर्फ मांस के लिए मारते हैं। भेड़ों से ये मांस, रक्त और ऊन की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरीके से जो मसाई जनजाति है वो व्यवसाय के अंतर्गत पशुपालन करती है। दिन भर चारागांव में पशुओं को चराती है और चारागांव की तलाश और पशुचारण पर ही जो है वो इनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो इनका मेन व्यवसाय है पशुचारण करना। उससे प्राप्त सामग्री को ये अपने भोजन में, अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करते हैं। व्यवसाय के बाद बात करते हैं मसाई जनजाति के सामाजिक संगठन के बारे में, यानी इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का है। तो इनमें सामाजिकता का गुण काफ़ी अधिक पाया जाता है। बाहरी जातियों के आक्रमण और जंगली जानवरों से भय के कारण ये हमेशा रहते हैं समूह में इकट्ठे होके, जिससे कि कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। तो सामुदायिकता का गुण जो है वो इसी कारण इनमें डेवलप हुआ है। इनका जो समाज होता है वो पितृवंशीय होता है और ये बहिर्विवाही जनजाति है।
इसमें व्यक्ति विशेष के बजाय समूह या समुदाय को अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि अन्य जातियों में जाति का भेद और रक्त का भेद होता है, ऐसे ही इनमें भी होता है। इनमें जो लुहार लोग होते हैं वो तो लोहे के शस्त्र बनाते हैं, और सुनार जो होते हैं वो आभूषणों का निर्माण करते हैं। लुहार और जो सुनार जाति है उसमें अन्य जो मसाई जाति हैं उनके स्त्री पुरुषों के विवाह नहीं होते हैं। सुनार के सुनारों में ही होते हैं और लुहार के लुहार में। इसके अलावा मसाई जनजाति में जो समान वंश है और गोत्र है उसमें भी विवाह नहीं होते हैं। जातियों के कई उपवर्ग भी देखने को मिलते हैं। प्रत्येक जाति का जो गोत्र होता है वो पिता के गोत्र से निर्धारित होता है। जैसे कि हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कीनिया में जो मसाई जनजाति है उसके दो गोत्र मिलते हैं, एक तो काला बैल और दूसरा लाल बैल। तो समाज में जो मसाई जनजाति है उनके जो गोत्र हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कीनिया में अलग गोत्र हैं, अन्य किसी क्षेत्र में अलग गोत्र हैं। तो इनमें जो एक जैसे गोत्र होते हैं उनमें ये किसी भी तरह का वैवाहिक संबंध नहीं करते हैं। इसके बाद में जो भी मसाई सबसे अधिक पशु वाला है वो सबसे अधिक संपन्न माना जाता है। मसाई जनजाति में जो विवाह संबंधी निर्णय होते हैं वो शैशवावस्था में ही तय हो जाते हैं। यानी बच्चों के जो विवाह होते हैं लड़का लड़की के, वो उनकी जो बचपन है उसी में तय कर दिए जाते हैं। इसके बाद में जब उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष की होती है तो उनका विवाह होता है। अगर जो लड़का है वो योद्धा की परीक्षा उसको पास करनी होती है, अगर वो योद्धा की परीक्षा पास कर लेता है तभी उसका विवाह 20-25 वर्ष की उम्र में किया जाता है उस लड़की के साथ में जिसके साथ में बचपन में तय हुआ है। विवाह के बाद में इनमें अनेक अलग अलग तरह की जो परंपराएं हैं वो चलती हैं। इनमें बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित है, यानी एक से अधिक विवाह भी कर सकते हैं। और हर विवाह के बाद में जो भी इनके बच्चे होते हैं या जो इनकी पत्नियां हैं सबके लिए अलग अलग झोपड़ियों का ही निर्माण करते हैं। और जो पशुओं का बंटवारा होता है वो भी प्रत्येक पत्नी के लिए अलग अलग होता है। पहली पत्नी की अपेक्षा दूसरी पत्नी को कम और तीसरी को सबसे कम पशुओं की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये परिवार में सम्मिलित रूप से रहते हैं। एक ये योद्धा दल का भी गठन करते हैं जिससे कि भारी आक्रमणों से ये अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें। दल में नए नए योद्धा आते आते रहते हैं, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वृद्ध व्यक्ति को दल से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा इनके दलों के नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि लुटेरा, सफ़ेद तलवार। ये आयु और विधा के अनुसार रखे जाते हैं, यानी जिस तरह के आयु के लोग उसमें हैं दल में उसके अकॉर्डिंग इनके नामों को निर्धारित किया जाता है। ये हमेशा अपने क्षेत्र और संपत्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करते रहते हैं। तो योद्धा होना इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में अगर हम इनके धार्मिक विश्वासों के बारे में बात करें तो ये भी जादू टोने में काफ़ी विश्वास करते हैं। इनका एक धार्मिक नेता होता है जिसे लेवोन कहते हैं। इसको ये बहुत ज़्यादा सम्मानित करते हैं और इससे डरते भी हैं। इसकी भविष्यवाणी को सत्य माना जाता है। लेवोन का जो पद होता है वो पैतृक होता है, यानी यह पद पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। अतः यह जो पद होता है वो एक परिवार विशेष तक ही सीमित रहता है, यानी जिस परिवार में लेबोन होगा उसी के बच्चे जो है आगे चल के लेबोन की गद्दी संभालेंगे। इसके अलावा बीमारियों से इलाज करने के लिए ये जादू टोने का प्रयोग करते हैं। और इनका भोजन जो है वो मुख्य रूप से बकरे का जो जिगर होता है, यानी बकरे का जो दिल होता है, उसको दूध और शहद के साथ मिला करके ये खाने में प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो सामाजिक संगठन है वो अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें ये लोग अन्य जातियों की तरह ही जादू टोने में विश्वास करते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था को अपनाते हैं और मुख्य रूप से मांस आदि का प्रयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो बसाई जनजाति है, अन्य जो अफ्रीका की जनजातियां हैं उनकी अपेक्षा इनका जो सामाजिक संगठन होता है वो काफ़ी सुदृढ़ माना जाता है, यानी इनमें सामाजिकता की भावना काफ़ी अधिक है। इसके अलावा किसी भी तरह के अगर अपराध होते हैं, यानी कोई चोरी करता है, हत्या करता है, तो उसके लिए इस जनजाति में दंड का प्रावधान भी है, यानी अपराध करने वाले को दंडित किया जाता है। प्रत्येक जो जाति होती है या गोत्र होता है उसमें एक मुखिया होता है जो कि अपराध करने वाले को उसकी गलती के आधार पर दंड या सजा की घोषणा करता है। तो इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो दो प्रमुख
जनजाति हैं तीन, उनके बारे में हमने पढ़ा। एक तो है बुशमैन, एक पिग्मी और एक मसाई। ये तीनों ही जनजातियां अफ्रीका की इम्पोर्टेंट जनजाति हैं। अब अगली जनजाति का जो अध्ययन है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे।